Gentlemen, welcome back for the third and the last session for today, training number one for OSHA General Industry. मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। कोई एक मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ आप। जरा आ रही है। चलें, ठीक है, थैंक यू। सो gentlemen, नाउ वी हैव अवर लास्ट एंड थर्ड सेशन। इससे पहले हमने ओशा का जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस किया। उस सिलसिले में कोई क्वेश्चन है किसी के जहन में ओशा के इंट्रोडक्शन के बारे में, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओशा का जो मेन मिशन है उससे रिलेटेड या इंस्पेक्शन से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्यूरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली। जी जी, मोहम्मद उमर, आपने हैंड रेज किया, प्लीज पूछे, प्लीज। जी उमर। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हाँ। जब हम आप डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जी मेरे ख्याल से जो अब हम प्रोफेशनल कर रहे हैं एक काम, तो जो साइड पे जो सबसे ज्यादा मेन चीज है ना जिस पे फोकस दिया जाता है, वो वेलफेयर फैसिलिटीज है, जिसका आपने डिस्कस नहीं किया ना योशा में, उसका कोई डिस्कस मैंने सुना है। वेलफेयर फैसिलिटीज बिल्कुल उसमें, मतलब यहाँ पे बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्पेसिफिक टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है। जो ओवरऑल आपने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को जब इम्प्रूव करना होता है, अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होता है ओवरऑल, तो उसमें जो वेलफेयर फैसिलिटीज है वो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में आती है। ठीक है। ये जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जी मैनेजमेंट वाले टॉपिक में जाएंगे ना, ये स्पेसिफिक उसके अंदर ये मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक डिस्कस हुआ हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो फिर सर, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सॉरी टू डिटेल में इंटरप्ट होती यू। मैं मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये किसी पे नहीं, ये इन्फोसाइज नहीं कर रहा। जब हम एक छोटी सी चीज जो पीपीज है, है। जब हम हेलमेट और वेस्ट और सेफ्टी शूज को डिस्कस कर सकते हैं, तो वेलफेयर फैसिलिटीज को क्यों नहीं इसमें डिस्कस कर सकते? नहीं, जो सबसे बिल्कुल। जरूरी है, जिसमें आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, जिसमें आपको रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करना है, जिसमें आपको टॉयलेट आपको प्रोवाइड करने हैं, ये सारी चीजें तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे हमने जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको डिस्कस की है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है ना। अब हम जी जी। इन डिटेल जाएंगे ना, जब हम पीपीज की बात करेंगे। जब देखें हमने पीपीज की बात की उसमें हमने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की। जब हमने ट्रेनिंग की बात की उसमें जी भी जी। हमने की। जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में जाएंगे ना, जब हम एक मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट हाँ करते हैं हाँ। उसके अंदर ये ओके वेलफेयर ओके। फैसिलिटीज का सारा टॉपिक डिटेल से कवर होता है। ठीक है ना। ये हम बेसिकली डन हो गई, डन हो ये गई, इंट्रोड्यूस मैं समझ करेंगे। गया। ठीक है। चलो इंशाल्लाह इसको हम वेलफेयर फैसिलिटीज थैंक यू, थैंक यू। इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है यस सर। जो कोर्स कंटेंट में मैंने आपको डिटेल से डिस्क्राइब किया, तो इंशाल्लाह उस सेगमेंट में जब हम जाएंगे तो हम इन फैसिलिटीज की बात करेंगे। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, शुक्रिया। ये करनी होती है। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल। जी थैंक बारह। यू, थैंक यू थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सर। जेब में आने चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, एंड यू यू शुड आस्क मी, इंशाल्लाह ताकि इंशाल्लाह। मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूं, और इससे हमारी लर्निंग होती है। बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज जी होती है सर बिल्कुल। क्वेश्चन करना और पॉइंट को रेज करना। जी, एनीबॉडी एल्स, किसी और को जी जी। कोई है मतलब यहाँ तक इंट्रोडक्शन टू ओशा के बारे में? देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने बेसिकली जाना है कि ओएसएच एक्ट कब इनेक्ट हुआ था 1970 में, ओशा कब क्रिएट हुई, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्ट। उसके हवाले से अगर आप जनरल मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर की बात कर ले, तो जब हम वो कहते हैं ना कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो वो प्रैक्टिसेस उसको इम्प्लीमेंट करना जिससे वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ इंश्योर हो सके। वो प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? अब उसमें ना तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात हुई है, ना रिस्क असेसमेंट की बात हुई है, ना वेलफेयर फैसिलिटीज की बात हुई है। जनरली वहां पे बताया गया कि वो मतलब वो ऐसी प्रैक्टिसेस को वहां पे फॉर्म करेगा या डेवलप करेगा या उनको इम्प्लीमेंट करेगा जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर हो। तो जब हम स्पेसिफिक जाएंगे हर टॉपिक के अंदर, तो वहां पे एम्प्लॉयर वो कैसे इंश्योर करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें ना, ऑल्दो इट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरली यही कहा जाता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी होती है, बट
जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो एम्प्लॉयर की होती है, क्योंकि एम्प्लॉयर आपकी वर्क प्लेस को कंट्रोल करता है, वो आपको जगह प्रोवाइड करता है, वो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, वो सारे टूल्स प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। तो इसलिए ओवरऑल जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की ही होती है। तो इसके अलावा हमने मिशन की बात की। इंस्पेक्शंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, इंस्पेक्शन ओशा की क्यों जरूरी होती है, कि इसलिए कि ताकि वो जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं ओशा ने, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर हो सके। आपका काम, आपको पता है ना, जो ओशा है इनके स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट होते हैं, और ये जो सऊदीज हैं, ये तो 70% चलते ही ओशा स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। ठीक है ना। अपने भी इनके स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे अरामको ने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, बट ये बनाए उन्होंने ओशा के स्टैंडर्ड्स को ही मतलब स्टडी करके है। ठीक है ना। तो ओशा के स्टैंडर्ड्स जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, और इनका इम्प्लीमेंटेशन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा सेकेंड फेज में आपका वो आ जाता है यूके का मॉडल, वो उनके ओएसएच मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट जो है 1974 का, क्योंकि ओशा का जो एक्ट ओएसएच एक्ट 1970 में इनेक्ट हुआ था, और उन्होंने ज्यादा जल्दी काम कर लिया था यूएस वालों ने। उसके बाद 74 में यूके वाले जो है इस फील्ड में आए, और उन्होंने लेजिस्लेशन की। इससे पहले प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं थी, यानी कवानीन नहीं थे हेल्थ सेफ्टी के ऊपर प्रॉपर। लेकिन जब ये ओशा बनी, यानी ओएसएच एक्ट नाफिज हुआ, तो तब हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रॉपर रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए। और अब आप देखें, आईएलओ आप देखें, सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स मौजूद है। लेकिन वो भी बाद में आए, 81 में आए, 90 में आए, उसके बाद मतलब है कि 70s के बाद में आए। तो सबसे पहले 70s में ओशा ही ने ये स्टैंडर्ड डेवलप किए थे। ठीक है जी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, या हम आगे चले? पर मोहम्मद उमर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। आई होप कि इंशाल्लाह इसको हम जब आगे टॉपिक्स में जाएंगे तो हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह एड्रेस भी करेंगे, स्पेसिफिक मतलब, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, अब मैं आपसे सेकंड टॉपिक जो है उसको डिस्कस करता हूँ। हमारा जो अब देखें, इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा हमने देख लिया, अब हम प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, ताकि हम प्रैक्टिकल सेफ्टी की तरफ आ जाएं। मैं लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। जो बेसिकली हैजर्ड्स और रिस्क का बेसिक कंसेप्ट है, इट इज अंडरस्टूड कि आप लोगों को इसका आइडिया है, क्योंकि आपने आयुष अगर ट्रेनिंग की है, या कोई आप सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो यू शुड हैव अ फेयर इनफ आइडिया फॉर दैट। बट ये है कि हम साथ साथ हैजर्ड और जो रिस्क की टर्म है उसको मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो जो टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड हम उसमें उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे पहले मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ किया। देखिए, हर चीज़ का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। जब आप वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप उसके मुताबिक काम करना अच्छी तरीके से जान लेते हैं, और उसके मुताबिक काम करते हैं। ठीक है। ओशा की इंट्रोडक्शन से पहले आपको मैंने एक ओशा का जो डिस्प्ले पोस्टर है वो भी मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वो हमारा जो एलएमएस है उसके अंदर भी ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो वो जो पोस्टर है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जितनी भी अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर वर्क साइट्स है, ये मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है ओशा की, कि वो जो डिस्प्ले पोस्टर है उसकी कॉपी जो है वो उनके नोटिस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए। दिस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अब वो समझे कि एक ब्रीफ है बेसिकली एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वर्कर के राइट्स का। मतलब आपको आपको पता होना चाहिए कि एज ए वर्कर आपके वर्कर्स की राइट्स क्या हैं। ठीक है।
ताकि ये ना हो कि आपको एज ए इंचार्ज अपने वर्कर्स के राइट्स का नहीं पता हो और वो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर ले तो आप उसको गुस्सा कर जाए कि यार इसने कंप्लेंट क्यों की है। आपका काम है उसको एज ए मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसके इशू को एड्रेस करना, ना कि उसके ऊपर गुस्सा करना, क्योंकि रिटेलिएशन जो है एज पर लॉ, ओशा के लॉ के वो मना है। हाँ, ओशा के जो लॉज हैं, हो सकता है अब बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो उन ओशा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एज ए लॉ के तौर पे अपने कंट्रीज के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया सऊदी अरब है, कतर है, ये मुल्क जो है ये इनके अंदर ओशा के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनकी मतलब लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं, ठीक है ना। अदर आल्दो इनके अपने स्टैंडर्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने बनाए ओशा ही को फॉलो करके है। तो आपको मतलब है अपने राइट्स का पता होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए और डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती हैं, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अडॉप्ट करे वो वाली प्रैक्टिसेस जिनको सेफ वर्क प्रैक्टिसेस कहते हैं, ठीक है, जिससे वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर हो जाए। वो मतलब जो वर्क प्रैक्टिसेस है जिसमें हम सेफ वर्क प्रैक्टिसेस करते हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है, वो अब हम आगे अब जब हम ये एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे तो इसमें जिसमें हम डिटेल में जाएंगे। मसलन वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस जो है ये क्या होती है, इसके अंदर हैजर्ड्स कौन से होते हैं और इनको कंट्रोल कैसे करते हैं एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल से डिस्क्राइब हुई हुई है कि वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज के अंदर जो हैजर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बाद उनके कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना। तो इस लेसन का बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, आइडेंटिफाई द कॉमन हैजर्ड एसोसिएटेड विद वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज। सबसे पहले तो हम वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विस को जानेंगे, इनको डिस्क्राइब करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे और इनके अंदर जो हैजर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं उसको भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। देन डिस्क्राइब्स द मेजर टाइप्स ऑफ द वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज हैजर्ड्स। अब देखिए जो हैजर्ड्स होते हैं मतलब उसमें या रिस्क होते हैं उनके अंदर भी नोयत होती है। कुछ ऐसी होती हैं जो निग्लिजिबल होते हैं, मतलब माइनर होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो मेजर होते हैं। मेजर जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी पहले बनाई जाती है जब कंट्रोल मेजर्स बनाए जाते हैं, मतलब लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है, ठीक है। जो हाई रिस्क होता है उसको प्रायोरिटी नंबर 1 रखा जाता है कंट्रोल मेजर्स के दौरान में, जो मीडियम है उसको प्रायोरिटी नंबर 2 रखा जाता है और जो लो रिस्क है उसको प्रायोरिटी नंबर 3 पे रखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको सिर्फ मेजर हैजर्ड्स का पता होना चाहिए, माइनर हैजर्ड्स का नहीं पता होना चाहिए। नो, as an health and safety professional, this is your responsibility to identify all associated hazards in a workplace, ठीक है। जब आप रिस्क असेसमेंट करते हैं तो जब किसी डिपार्टमेंट की कर रहे हैं, किसी एक एरिया की कर रहे हैं या किसी एक इक्विपमेंट की रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको उन सब मतलब उसके अंदर जितने भी हैजर्ड्स हैं उनका पता होना चाहिए एज ए एम्प्लॉयर, मतलब या प्रोफेशनल। उसके बाद जो मेजर हैं उनके ऊपर आपकी फोकस ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप उनकी कंट्रोल मेजर्स में प्रायोरिटी बना सकें। लिस्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज, ठीक है जी। यानी कंट्रोल मेजर्स कैसे आपने बनाने हैं, कौन से मेथड्स होंगे जिससे आप वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज के हैजर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सप्लेन एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज। एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज के हवाले से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो जेंटलमैन, वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज क्या है बेसिकली, according to OSHA, slip, trips, and falls constitute most of the general industry accidents. Walking and working services. A walking and working services can be defined as any surfaces on which an employee walks or works to perform their job duties, ठीक है। मतलब जब आप अपनी वर्क प्लेस के अंदर मौजूद होते हैं, वो आपकी जो वर्किंग सरफेस होती है उसके ऊपर जब आप चलते हैं या आप चल के कोई काम परफॉर्म करते हैं, कोई ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, चाहे आप कोई ड्राइव करते हैं गाड़ी, चाहे आप पैदल चलते हैं, चाहे आप कोई सामान वहां पे ड्रैग करते हैं, उसको पुश करते हैं, वो जो सरफेस होती है उसको हम वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस कहते हैं। और वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेसेस के ऊपर जो सबसे कॉमन हैजर्ड जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं वो है स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स, ठीक है ना। ऑन दी सेम लेवल, मतलब आप अगर ग्राउंड लेवल पे है तो उसमें स्लिप्स का खतरा होता है, ट्रिप्स का खतरा होता है और फॉल्स का। ये कैसे होता है इसको आप आगे डिस्क्राइब करते हैं।
Below are some examples of ways to prevent walking and working surfaces related to injuries. मतलब ये walking and working surfaces को अगर हम देखें कि मतलब इनमें जो slip trips and falls हैं उनको अगर हम काउंटर करना चाहते हैं, उनको हम मतलब है कि अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मेनली हमारी क्या मतलब उसमें सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि कीप सरफेस क्लीन एंड क्लियर ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अगर आप ट्रिपिंग कैसी होगी, ट्रिपिंग तभी होगी ना कि जब आपकी वॉकिंग सरफेस के अंदर कोई हर्डल आएगी आगे, मतलब आप चल रहे हैं, कोई ईंट पड़ी हुई है आपके रास्ते में, ठीक है, कोई जो आपका पाथ है चलने का, पैसेज वे, आपको पता है ना इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, तो उनके अंदर अगर चलते हुए आपके अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है आगे, आप उसे ट्रिप कर गए, गिर गए हैं, तो इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। तो वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस को रिस्क फ्री रखने के लिए सरफेस को क्लीन और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखना जरूरी है। क्लीन स्पिल्स क्विकली एंड वॉर्न अदर्स ऑफ वेट सर्फेसिस, ठीक है ना। अगर कोई स्पिल हो गया वहां पे, मतलब कोई लिक्विड वहां पे स्पिल हो गया, तो उसको क्विकली वॉर्न करें। और उसके आपको पता है मतलब जब बारिश वगैरह होती है या कोई लिक्विड वगैरह या पानी का वहां पे कोई आ जाता है, तो वहां पे इस तरह का वार्निंग साइन लगाया जाता है वेट सर्फेसिस का, ठीक है ना, इस तरह का येलो कलर का, ये वेट फ्लोर है या कॉशन, इस तरह का लगाया जाता है। उससे आप अपनी वॉकिंग वर्किंग सरफेस को सेव कर सकते हैं, लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट लाइट्स दैट हैव बर्न आउट आर स्टॉप वर्किंग, ठीक है। अब अगर कोई वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस के अंदर लाइट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लाइट प्रॉपर नहीं है तो आप ट्रिप कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं ऑन द सेम लेवल। तो लाइटिंग को प्रॉपर रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। रिमेन अलर्ट फॉर चेंजेस इन द एलिवेशन। एलिवेशन मतलब आपको एज ए ह्यूमन ये मतलब असेस करना है कि जब आप चल रहे हैं, ये ना हो कि अचानक जो है वो स्टेप डाउन हो गया और आपका ध्यान मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है, तो आप वो मतलब है कि एलिवेशन आपकी ऊपर हो रही है या मतलब आगे कोई सीढ़ी आ गई है या डाउन स्टेप आ गया, तो आप उसको ध्यान ही ना हो आपका उस तरफ, तो आप जो है गिर जाएं। तो अलर्ट रहना एलिवेशन से, ये भी वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिज में इस तरह के जो हैजर्ड्स होते हैं, जो मेन स्लिप स्ट्रिप्स एंड फॉल्स होते हैं, इनके लिए काउंटर करना जरूरी है। यूज अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव फुटवेयर एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। कुछ सर्फेसिस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जैसे आईसी आइस है, अगर ऐसी सरफेस जहाँ पे आपको पता है यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में काफी बर्फ पड़ती है, आइस की सिचुएशन होती है, तो वहां पे फिर स्पेशल इक्विपमेंट या फुटवेयर यूज होते हैं उस सरफेस से सेफ्टी के लिए, कि कोई गिर ना जाए, ट्रिपिंग ना हो जाए, फॉल ना हो जाए। और बाज का ये जो स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स होते हैं सेम लेवल, ये बड़े डेंजरस होते हैं और बड़ी सीवियर इंजरीज इनसे हो जाती हैं। अब इसमें एक ह्यूमन फैक्टर भी होता है वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज के अंदर। इंजरी से रिलेटेड या कोई आपको कोई किसी किस्म की वहाँ पे मतलब चोट लग गई है, या मतलब आप उसमें ये इन एडिशन टू द रिस्क प्रेजेंटेड बाय द वर्कप्लेस itself, human factors also contribute to the slip trips and falls. Awareness of these human factors can prevent workplace injuries. Age and its effect on the balance fatigue, ठीक है, बैलेंस, एज एंड इट्स इफेक्ट ऑन बैलेंस, ठीक है जी। आप देखें जूं जूं इंसान की एज बढ़ती है, जो वर्कर्स ओल्ड एज उठते हैं, उनको अपने जिस्म का बैलेंस मेंटेन करने में ज्यादा एफर्ट लगती है, ठीक है। वो बाज का तो ऐसा होता है हल्की सी ट्रिपिंग से भी वो गिर जाते हैं, हल्की हल्की से स्लिप हुए तो वो गिर गए, क्योंकि एज फैक्टर इसमें मैटर करता है। एज ए एम्प्लॉयर या एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, इन चीज़ों को जब आपकी नॉलेज में होंगी, जब आप इनकी असेसमेंट करेंगे अपनी वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज की, तो आप इन फैक्टर्स को जहन में रखेंगे कि कोई एज फैक्टर तो नहीं है, कोई फटीग्ड वर्कर्स तो नहीं है हमारे साइट के ऊपर, मतलब ऑलरेडी वो मतलब काफी उन्होंने काम किया हुआ हो और वो झूल रहे हो और गिर रहे हो अपनी सरफेस के ऊपर, या इन इन अटेंटिवनेस, जैसे डे ड्रीमिंग, यूजिंग ए सेल फोन, ये वो मतलब फैक्टर्स हैं जो कि वॉकिंग एंड पर्पसेस के ऊपर स्लिप ट्रिप्स या फॉल का बाइस बनते हैं। पुअर ऑब्स्ट्रक्टेड आई साइट, ठीक है ना, यानी आपकी आई साइट वीक है, तो हो सकता है सामने पड़ी हुई चीज आपको दो दो नजर आए या नजर ही ना आए, उससे आप ट्रिप कर जाएं, फॉल कर जाएं। इन अप्रोप्रिएट फुटवेयर, अगर आपके शूज प्रॉपर, जूते प्रॉपर नहीं है, तो उससे भी आपके जो है ना मतलब
स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स हो सकते हैं, जो आपकी वर्किंग वर्किंग सर्विसेज के मेन हैजर्ड्स हैं। ये जो स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स हैं, ये ना सिर्फ आपकी जो ग्राउंड सरफेस होती है उसके मेन हैजर्ड्स हैं, ये आपकी वर्क एट हाइट के ऊपर भी, जो मतलब प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके ऊपर वर्कर काम कर रहे होते हैं, स्कैफोल्डिंग होती है, तो वहां पे भी ये फैक्टर्स होते हैं। स्लिपिंग हो सकती है, ट्रिपिंग हो सकती है। स्लिप का चांस तो कम होता है, ट्रिपिंग का होता है। कोई केबल रास्ते में अड़ गई है, या कोई पत्थर पड़ा हुआ है, या कोई टूल पड़ा हुआ है, उससे ट्रिपिंग हो जाएगी। वो तो हाइट से गिरना, खुदा ना खास्ता, वो तो बहुत बड़ा मतलब डेंजरस एक अमल है ना। ऑन दी सेम लेवल अगर आप गिरे हैं तो उससे फिर भी थोड़ी बचत हो जाती है, लेकिन अगर आप अबव लेवल से गिरते हैं, हाइट से गिरते हैं, तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है। सो अब आगे इनकी टाइप्स या कैटेगरीज जो है, वो वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज की जो इन्होंने डिस्क्राइब की है उषा ने, उसमें नंबर एक है कंटेमिनेशन, कंटेमिनेंट्स ऑन दी वॉकिंग सरफेस। अगर किसी किस्म के कोई मतलब है कि कंटेमिनेंट्स जो हैं वो आपकी सरफेस के ऊपर रखे हैं, पड़े हैं, तो उससे स्लिपिंग हो सकती है, ट्रिपिंग हो सकती है, फॉल हो सकते हैं आप। जैसे मिसाल के तौर पे वाटर, अगर वाटर पड़ा है, वाटर से स्लिप हो सकते हैं। कोई ग्रीस पड़ी है, उससे स्लिपिंग हो सकती है। कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट, जैसे ये जो जेनिटोरियल्स होते हैं हमारे, ये जब क्लीन करते हैं फर्श को, फ्लोर को, तो वो पॉलिश से चमका देते हैं, उससे स्लिपिंग हो सकती है। स्पिल्ड आइटम्स हैं, अगर कोई स्पिलिंग हो गई है, कोई लिक्विड स्पिल हो गया, उससे आपकी सरफेस जो है वो डैमेज हो सकती है। सैंड पड़ी है, फ्लोर है, या हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, मार्बल सिरामिक्स वगैरह की, तो ये कैटेगरी वन है, जिसमें कंटेमिनेंट्स आपकी सरफेस पे अगर हो तो वो क्या कहती है, वो क्या कहते हैं, वो हेजिडियस वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिस कहलाती है। नंबर दो, इंडोर सर्फेस की रेगुलरिटीज। आपकी सरफेस की जो इंडोर एरियाज होते हैं उसमें जो किसी किस्म की इरेगुलरिटीज होती हैं, वो भी हेजिडियस वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिस में आती है। जैसे एंट्रेंसेस हैं, एंट्रेंसेस के ऊपर अगर कोई इरेगुलरिटी है, एंट्रेंस के ऊपर आपकी सीढ़ियाँ के वो स्टेप टूटा हुआ है, ठीक है ना, जो स्टेयर्स होती हैं, या हॉलवेज जो है वो मतलब है उनमें लाइट प्रॉपर नहीं है, या कोई ड्रेन इनसाइड जो है वो पाइप फटा हुआ है, तो या कोई ड्रेन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो उससे आपके जो इंडोर सरफेस है उसमें ये जो स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल के हैजर्ड जो हैं वो जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से लोग गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं। बकलिंग, अनइवननेस, अनइवननेस यही होता है कि मतलब अगर कोई सरफेस ऊंची नीची है तो उससे भी गिरने के ये इंडोर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको पता है कि स्टेप ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, कहीं पे मतलब है कि बकलिंग का मतलब होता है कि रैपिंग जैसे होता है, कि मतलब अगर आप किसी इरेगुलरिटी में अगर गिर गए हैं, कोई नाली नुमा है या कोई इस टाइप की चीज है, कोई मतलब इवन नहीं है, मतलब ऊंची नीची है जगह, तो उसमें बंदा रैप अप हो जाता है, बकल अप हो जाता है, यानी गिरता है जब, तो वो ऐसे मतलब है रोल करता हुआ जाता है, इसको बकलिंग कहते हैं, ठीक है ना, या रैपिंग हो जाती है उसकी। तो ये इंडोर सरफेस इरेगुलरिटीज भी जो है वो ये इस तरह की हैजर्ड क्रिएट करती है। आउटडोर सरफेस इरेगुलरिटीज की वजह से भी आपकी वॉकिंग वर्किंग सर्फेसिस जो है वो डिफरेंट हैजर्ड्स क्रिएट करती है। जैसे एंट्रेंसेस, लॉन्स है, पार्किंग स्पेसेस हैं, वॉकवेज हैं, ये वो पार्किंग स्पेस के अंदर कोई इरेगुलरिटी है, ठीक है ना। मसलन आपने पार्किंग गाड़ी खड़ी करनी है, वहां पे कोई गड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आपकी गाड़ी उसमें क्या होगा, ट्रिप करेगी, या आप खुद ट्रिप कर जाएंगे, या वॉकवेज जो है आपके जो आउटसाइड मतलब बने हुए हैं जहाँ पे लोग चलते हैं, मशीन्स के दाएं बाएं जो वॉकवेज बने होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, या आपका जो वेयर हाउस वगैरह है उनमें वॉकवेज जो बने होते हैं, या आपके इमरजेंसी एग्जिट के जो वॉकवेज होते हैं उनमें कोई इरेगुलरिटी है आउटडोर, तो वो, या कोई ड्रेन्स वगैरह का कोई इशू है, तो वो इरेगुलरिटी आपको स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल काज करेगी। स्नो एंड आइस, ये अनदर कैटेगरी है वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज की, हेजिडियस सर्विसेज की। इसकी वजह से, स्नो एंड आइस की वजह से भी स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स जो है वो अकर होते हैं। इनएडिकेट लाइटिंग, ये बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। इनएडिकेट लाइटिंग, अगर आपकी मतलब चाहे वो इंडोर आपकी सरफेस हो, आउटडोर सरफेस हो, या ऑब्स्ट्रक्टेड सरफेस हो, अगर लाइटिंग वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, या मतलब है कि, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स हो जाए, ठीक है ना। स्टेयर्स एंड रेल्स, अनइवन स्टेयर्स एंड हैंड रेल्स ऑफ इम्प्रॉपर हाइट एंड पोजीशन कैन कॉज इंजरीज। आपकी जो मतलब सीढ़ियाँ होती हैं
उनके ऊपर हैंड रेल्स अगर प्रॉपर नहीं है, यानी साइड पे जो वो प्रोटेक्शन बनी होती है जिसको पकड़ के आप लोग चढ़ते हैं, ठीक है, बाज़ का आपकी सीढ़ियों की अगर से आपका पाँव टकरा गया, ट्रिप हो गया, अगर आपको सहारा नहीं मिला, साइड पे हैंड रेल्स नहीं है, तो आप उस हैंड रेल्स की वजह से आपकी बचत हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसकी वजह से बाज़ का इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। लैडर्स एंड स्टेप टूल्स भी आपकी मतलब है कि वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिस के ऊपर जब आप इनको रखते हैं, लैडर्स को और स्टेप टूल्स को, तो वो इस तरह आपने उनको रखना होता है कि वो फर्म रहे ग्राउंड के साथ, ठीक है, ना कि वो स्लिप हो जाए। अगर स्लिपिंग सरफेस है तो वो आपकी लैडर गिर जाएगी। लैडर क्या होती है? जो पोर्टेबल आपकी सीढ़ी होती है, ठीक है ना। स्टेयर्स क्या होती हैं? जो फिक्स्ड होती हैं आपकी। इसी तरह ट्रिपिंग हैजर्ड्स हैं, कॉमन एग्जांपल इंक्लूड क्लटर एंड कॉर्ड्स। अगर आपकी सरफेस के अंदर कोई क्लटर पड़ा हुआ है, गंदला पड़ा हुआ है, तारें शारें बिखरी पड़ी हैं, तो उससे भी ट्रिपिंग हैजर्ड हो सकती है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ द फ्लोर मैट्स। आपके जो फ्लोर मैट्स हैं, अमूमन बारिश के मौसम में आपने देखा होगा ऑफिस के जो एंट्रेंसेस होती हैं वहाँ पे, ये यहाँ कुछ एरियाज जहाँ पे लोग अपने डिपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पे ये फ्लोर मैट्स रखे जाते हैं ताकि जो स्लिपिंग हो रही है उनके पाँव में, जो लिक्विड की वजह से, पानी की वजह से, उससे बचा जा सके। अगर वो आपने फ्लोर मैट्स प्रॉपर नहीं रखे तो उससे भी ट्रिपिंग स्लिपिंग हो सकती है। ड्रेन एंड पाइप्स अगर कहीं पे फटे हुए हैं, खराब हैं, क्लॉग्ड हैं, मतलब वो भी ऐसी सरफेस जो हैजर्ड जनरेट करती है, जैसे स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स। तो बेसिकली आपकी जो डिफरेंट किस्म की सरफेसेस होती हैं उनके अंदर जब मतलब हैजर्ड जनरेट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। या उनके अंदर कोई इंडोर इरेगुलरिटीज होती हैं, या आउटडोर इरेगुलरिटीज होती हैं, या कंटेमिनेशन होती है, या स्नो आइस होती है, या फिर उनके अंदर लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती, या उनकी स्टेयर्स और रेल्स जो है वो इम्प्रॉपर होती हैं, या मतलब उनके अंदर ट्रिपिंग का कोई चांस होता है, कोई क्लटर वगैरह होता है वहाँ पे, जो कॉर्ड्स वगैरह बिखरी पड़ी होती हैं, उससे ट्रिपिंग हो जाती है। या फ्लोर मैट्स के प्रॉपर यूज ना होने की वजह से, या ड्रेन और पाइप्स के फटे होने की वजह से, या क्लॉग्ड होने की वजह से। अब एक अगर ड्रेन क्लॉग्ड हो गया तो उससे पानी जो है वो क्या होगा? बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो सरफेस के ऊपर फैलेगा, तो उससे क्या होगा? आपकी स्लिप ट्रिप्स हो सकती है, फॉल हो सकती है। और स्लिप हो गए तो फॉल तो होगा, और फॉल बाज का बड़ा सीरियस भी होता है। हेड इंजरी हो सकती है आपकी, कोई और मतलब माइनर से लेके मेजर इंजरी तक भी हो सकती है। तो यहाँ तक क्लियर है वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिस के कैटेगरीज का। और उसके अलावा मतलब ये ह्यूमन फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट का इसमें, और इसकी अगर आप डेफिनेशंस को देखें तो क्या होती है वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिस। अगर आपसे बाद में मैं पूछूंगा कि ये इसको डिफाइन करें या इसकी कैटेगरीज को डिफाइन करें, तो आपने करना है फिर ये। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अब प्रोटेक्शन जब हमने डिफाइन भी कर लिया वॉकिंग वर्किंग सर्विसेज, उसमें जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जो कि हैजर्ड क्रिएट करते हैं, रिस्क जनरेट करते हैं, कर सकते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया? हमने इनकी कैटेगरीज को भी अंडरस्टैंड किया। अब हमने करनी है प्रोटेक्शन। अब इनकी प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर करनी है? Employees should always be prepared to protect themselves from the hazard associated with working and working services. These are preparation techniques to decrease the risk of the workplace injuries and accidents. वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको अडॉप्ट करके, जैसे हमने ऊपर शुरू में कहा था कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि वो ऐसी अडॉप्ट करे ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, ताकि ओशा का मिशन पूरा हो जाए टू प्रोटेक्ट देयर वर्कर्स फ्रॉम इंजरीज एंड इल हेल्थ। तो वो कैसे, ये मतलब ये प्रैक्टिसेस कैसे परफॉर्म होंगी? नंबर एक, फॉलो प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर्स फॉर फ्लोर्स एंड ऑलवेज वियर अप्रोप्रिएट स्लिप रेजिस्टेंस फुटवेयर व्हेन वर्किंग विद कंटेमिनेट्स। पहली कैटेगरी आ गई। अगर कंटेमिनेट्स मौजूद हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो वहां पे आपको क्या करना है? आपने जो क्लीनिंग का जो प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। और अप्रोप्रिएट स्लिप रेजिस्टेंस फुटवेयर का यूज करना है वहां पे। नंबर दो, आपने क्या करना है? फॉर सरफेस इरेगुलरिटीज, जो सेकंड कैटेगरी है, इरेगुलरिटीज हैं चाहे वो इंडोर है आउटडोर है, रिमेन
Remain as attentive as possible for surveying your surroundings and take extra precautions if vision is limited. जब आपको irregularities हो इंडोर या आउटडोर इस तरह की कोई वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिज है तो उसमें आपने क्या करना है, आपने सर्वे करना है अपने एरिया का और उससे अटेंटिव रहना है, ठीक है ना। मतलब आपने ये देखना है कि कहीं पे इरेगुलरिटी कोई इस तरह की नहीं है कि एक स्टेप ऊपर है दूसरा नीचे है। तो अगर आपका ध्यान कहीं और अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे तो आप गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सूरत में आपने एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे लाइट कम हो। Always be prepared in cold and wet conditions by wearing slip resistant footwear, moving with caution and using floor mats at entrance, ठीक है जी। आप आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि कोल्ड और वेट कंडीशंस में स्लिप रेजिस्टेंस फुटवेयर का यूज यूरोप में तो बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी होता है जब खासकर बारिश वगैरह का बरसात वगैरह का मौसम होता है और जहाँ पे नमी वगैरह ज्यादा होती है वहाँ पे ये आपकी सर्फेसिस जो है वो, या इवन आपकी कोई स्पिल हो गया, कोई वाटर स्पिल हो गया, कोई लिक्विड स्पिल हो गया, उस सूरत में भी इनका इस्तेमाल, मैट्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना, फुटवेयर का प्रॉपर यूज करना जरूरी हो जाता है। डू नॉट कंडक्ट वर्क टास्क इफ यू कैन नॉट सी क्लियरली एंड इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर ऑफ प्रॉपरली लिट एरियाज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, आप अगर काम कर रहे हैं लेकिन वहां पे लाइट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो उस सरफेस पे आपकी स्लिप ट्रिप फॉल हो सकती है। तो आप उस एरिया में वर्क ना करें, काम ना करें, फौरन अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करें और ताकि वो अरेंज कर सके, वो लाइट वहां पे प्रॉपर कर सके और आप उस हैजर्ड से बच सकें जिसकी वजह से गिरने का चांस हो सकता है। क्योंकि देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद है प्रिवेंशन। मतलब मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो मतलब इतने सारे मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, तो फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों की क्या ज़रूरत है। अगर कोई इंजरी हुई उसका इलाज कर देते हैं, कोई बीमार हुआ उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, तो फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों की क्या ज़रूरत है। मैं उनको बताता हूँ कि भाई, हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग बेसिकली प्रिवेंट करते हैं किसी भी डिजीज को, किसी भी इंजरी को। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर के पास कब जाते हैं आप, डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब आप इम्पैक्ट हो चुके हैं, जब आपके ऊपर असर हो चुका है। आप कोई भी फॉर्मूला लगा के देख लें, कोई भी मशीन, कोई भी मशीन जब आप इसको एक दफा खोल लेते हैं, उसके नट बोल्ट खोल लेते हैं, आप 100% भी आप उसको मतलब एट द सेम टाइम उसको फिट कर दें, तब भी उसकी फिटनेस 100% नहीं होती। वो 99.99 तो हो सकती है, 100% फिटनेस कभी नहीं होती। जो चीज खुल जाती है वो दोबारा अपनी असली हालत में एज इट इज कभी नहीं आती, ठीक है ना। जबकि डॉक्टर के पास तो तब जाएंगे ना जब आप इम्पैक्ट हो चुके होंगे, आपको डिजीज लग चुकी होगी, आपको कोई इंजरी आ चुकी होगी। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग क्या करते हैं, उस डिजीज का इंजरी को होने से पहले रोकते हैं। ये फर्क है हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें और नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं या हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है जी। वो ट्रीट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप बीमारी होने ही नहीं देंगे तो फिर डेफिनेटली वो आइडियल सिचुएशन है उस वर्कर के लिए, उस बंदे के लिए जो वो वहां पे काम कर रहा है, कि उसको कोई डिजीज ना हो, उसको कोई इंजरी ना हो। आप उसके लिए ऐसा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करें, आप ये हेल्थ एंड सेफ्टी को सीखें, इनकी टेक्निक्स को सीखें, इनकी वर्क प्रैक्टिसेस को सीखें और इनके बारे में नॉलेज गेन करें, ताकि इस तरह का कोई भी हैजर्ड अगर आपकी वर्क प्लेस के अंदर मौजूद है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसका कंट्रोल मेजर्स आप बना सकें, ठीक है ना। तो इस तरह आप मतलब ये इंश्योर कर सकते हैं। इसके बाद डू व्हेन यूजिंग स्टेयर्स एंड रेल्स चेक फॉर विजुअल क्लूज, सरफेस कंटेमिनेंट्स, इवननेस एंड अवेलेबल लाइट। जब भी आप सीढ़ियाँ यूज करें, रेल्स यूज करें, रेल जिसके ऊपर आपको पता है इंडस्ट्रीज के अंदर रेल्स यूज होती हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं। तो देखें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से, कोई कंटेमिनेट्स तो नहीं है, कोई अनइवननेस तो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई मसला वगैरह वहां पे क्रिएट हो जाए। जेंटलमैन, सॉरी टू से, असल में ना मोबाइल की इसकी लैपटॉप की बैटरी थोड़ी गड़बड़ कर रही है, तो मुझे मजबूरन ये क्लास को एंड करना पड़ेगा। आज की क्लास को अभी है तो वैसे 10 तकरीबन 5-1 मिनट रह गए हैं,
लेकिन अगर मैंने इसको ऑफ ना किया तो फिर रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर नहीं मिल सकेगी। तो सॉरी फॉर दिस। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और ये जो थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट हमारा रह गया उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। कल हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, आप लोगों का साथ होगा तो हम इसको और मज़ीद इंटरेक्टिव बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे ट्रेनिंग को। ठीक है, मैं अभी आपको क्लोज करूंगा इस ट्रेनिंग को, और आपको खुदा हाफिज करूंगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी टाइम पे 9 PM पे। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।